हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं 12th जीएसईबी से इकोनॉमिक्स का सेक्शन बी। और ये सेक्शन बी का वन शॉट रिवीजन है और ये वन शॉट रिवीजन का पार्ट 2 है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं 7 चैप्टर से 11 चैप्टर के बीच के 1 मार्क के 1 लाइनर क्वेश्चंस। आपकी जो बोर्ड एग्जाम होती है ना, उसके अंदर ये 1 लाइनर क्वेश्चन 1 मार्क का एक आता है। टोटल 10 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन कहीं नहीं, ये 10 मार्क आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। 10 में से 10 आपको स्कोर करना है। उसके लिए आप लोग ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जैसा कि मैंने कहा, आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन बी का 7 to 11 चैप्टर मैं आपको करवाने वाला हूं, जो 11 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो टोटल 10 मार्क के होते हैं। ठीक है, फिर बात करें तो इससे पहले हमने एक और वीडियो बना दिया था जहां पे हमने कवर किए थे चैप्टर 1 to 6, मतलब 1 से 6 चैप्टर ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए, वो कवर कर दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाकर के देख सकते हो। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे करके रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी वो वीडियो तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो हमने ना पहले 176 क्वेश्चंस किए थे, 1 से 176। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं 177 नंबर का क्वेश्चन। स्टेट द परसेंटाइल ऑफ रूरल अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इन द ईयर 2011। ये आपका पॉपुलेशन वाले चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 7 से। तो भाई हमको परसेंटेज बताना है कि रूरल अर्बन पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में 2011 में। तो भाई याद रखना, रूरल यानी कि गांव के अंदर 68% लोग रहते थे, और जबकि अर्बन एरियाज में 38% शहर के अंदर लोग रहते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एज ग्रुप हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी एज ग्रुप की है? तो 15 to 64 ईयर्स की पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट देखने को मिलती है। देन बात करें 179, what was the female population per 1000 male in गुजरात in 2011। यानी कि मेल के आगे फीमेल कितनी थी? तो याद रखना 2011 के अंदर गुजरात के अंदर 918 फीमेल्स थी, मतलब फीमेल का रेशियो कम है और मेल का रेशियो ज्यादा है। 1000 मेल के सामने कितनी थी फीमेल्स? 918। देन बात करें 180, वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑर्डर। अच्छा, अगर देखने जाए ना तो इंडिया का अभी फर्स्ट रैंक आ गया है, मतलब पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के अंदर इंडिया फर्स्ट पे। बट आपकी बुक के हिसाब से, आपकी बुक थोड़ी पुरानी है और हमको एग्जाम में आपके बुक के हिसाब से ही कंटेंट लिखना होता है। तो इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना, मतलब चाइना फर्स्ट है और इंडिया सेकंड पे है वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑर्डर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 181, What was the population growth rate in 2011। तो भाई हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो है 1.6%। 2011 में कितना था? 1.64%। तो एग्जाम के अंदर ना इस तरह के डेटा वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, और यहाँ पे मैं जो भी डेटा वाले क्वेश्चंस बता रहा हूं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करने ही है। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि अगर आप लोग ये मेरा पूरा वीडियो देख लेते हो ना तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीजें इसमें मैंने कवर कर ली है, मैक्सिमम हो सके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सारे मैंने ले लिए हैं। तो ऐसा चांसेस है कि बोर्ड के अंदर इसमें से ही आए। ठीक है, मैं ये चाहूंगा कि इसमें से ही बोर्ड वाले पूछे, बट आप लोग प्रिपरेशन में कोई कमी मत रखना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना जिससे आपको पूरे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट बात करें 182। अच्छा, एक और बात बता दूं, टोटल मैंने कितने क्वेश्चंस बनाए हैं? तो टोटल 280 क्वेश्चंस है, और आज के इस वीडियो में हम 177 से लेकर के 280 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 100 जैसे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें, व्हाट हैज बीन द बेसिक कॉज फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? तो इसका सिंपल आंसर है, सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो है राइज इन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर फ्रेमिंग पॉपुलेशन पॉलिसी। आपको पता है इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जो पॉपुलेशन पॉलिसी लाई। अब ये पॉपुलेशन पॉलिसी का चेयरमैन कौन था? तो याद रखना डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जो थे वो चेयरमैन थे इस कमिटी के, जिन्होंने पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई। पॉपुलेशन पॉलिसी बेसिकली इसलिए बनाई गई थी जिससे हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख पाए। ठीक है, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन पॉलिसी एंड व्हेन। तो भाई इंडिया पहली कंट्री है जिसने पॉपुलेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। कौन से ईयर में? 2000 के अंदर। पता है क्यों 2000 के अंदर? क्योंकि हम लोग 100 करोड़ को पार कर चुके थे। ठीक है, 2000 के अंदर 100 करोड़ का मार्क जो था ना वो पार कर चुका था, दैट्स व्हाई पॉपुलेशन पॉलिसी बनानी पड़ी।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 185। व्हाट इज फर्टिलिटी रेट? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद करना है, फर्टिलिटी रेट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द एवरी 1000 फीमेल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 49 ईयर्स, मतलब जो भी फीमेल्स जो है 18 से 49 ईयर्स की, तो वो इस उम्र में मतलब 18 से लेके 49 के बीच में हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर गिवन बर्थ, मतलब कितने बच्चों को जन्म देती है, वो बताता है फर्टिलिटी रेट। क्लियर हो गया? और इसमें जितने भी फीमेल्स है ना, उसको 1000 से कंपेयर किया जाता है। कितने से? 1000 से कंपेयर किया जाता है। और अभी का एवरेज फर्टिलिटी रेट जो है ना, वो 1 या 2 है, ठीक है। मतलब 1 या 2 बच्चे को ही पैदा कर पाते हैं, बट पहले बहुत ज्यादा था, 6 था, 5 था, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें आगे 186। व्हाट इज फैमिली प्लानिंग? तो फैमिली प्लानिंग मतलब होता है, इट रिफर्स टू डिसीजन ऑन द साइज ऑफ द फैमिली, कि आप डिसाइड कर रहे हो कि आपकी साइज ऑफ द फैमिली क्या होगी, एंड मेंटेनिंग गैप बिटवीन 2 चिल्ड्रंस, मतलब 2 बच्चों के बीच में एक अच्छा खासा गैप रख रहे हो, बेस्ड ऑन द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्लान्ड पेरेंटहुड, मतलब कि प्रॉपर प्लान्ड पेरेंटहुड है, 2 बच्चों के बीच में टाइम दिया जा रहा है, मतलब एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद दूसरे बच्चे में टाइम दिया जा रहा है, और आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को कितनी फैमिली की साइज रखनी है, उसको ही हम लोग कहते हैं फैमिली प्लानिंग, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आज के डेट में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो फैमिली प्लानिंग तो होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 187। कौन सा स्टेट है जिसका जेंडर रेशियो सबसे ज्यादा है और कितना है, ठीक है। हाईएस्ट जेंडर रेशियो मतलब होता है इनइक्वालिटी होना मेल और फीमेल के बीच में, मतलब मेल ज्यादा होना और फीमेल कम होना, वही होता है हाईएस्ट जेंडर रेशियो। तो याद रखना, हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे हाई जेंडर रेशियो है, हाईएस्ट जेंडर रेशियो है, मतलब 1000 मेल के सामने सिर्फ और सिर्फ 879 फीमेल्स ही है। ये डेटा को भी आप लोग याद रख लेना, हरियाणा में 1000 मेल के सामने सिर्फ 879 फीमेल्स है। डन। नेक्स्ट, विच ईयर इज कंसिडर एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? अच्छा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा ईयर कहा जाता है? तो 1921। पता है क्यों? क्योंकि इस ईयर के अंदर प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसी सारी बीमारियां आई थी जिसका कोई इलाज नहीं था, दैट्स व्हाई बहुत से लोग मर चुके थे, और इस वजह से इस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। और उस साल में ना पॉपुलेशन कम हुई थी, यही एक ऐसा साल था जब पॉपुलेशन कम हुई थी, उसके बाद कांस्टेंट पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है, दैट्स व्हाई इस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड नाम दे दिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 189। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कंडक्टेड? अब ना ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखना, अगर एग्जाम में आए इंडिपेंडेंट इंडिया आए तो भाई इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला जो सेंसस है वो कंडक्ट हुआ था 1951 के अंदर, मतलब देश आजाद होने के बाद पहली बार 1951 में जनगणना हुई थी, यानी कि पॉपुलेशन को गिना गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? अगर एग्जाम में इंडिपेंडेंट इंडिया ना पूछे और खाली इतना पूछे कि पहला सेंसस कब कंडक्ट किया गया था, तो इसका ईयर याद रखना है 1871 में। भाई पहला सेंसस जो है जो 1871 में कंडक्ट किया गया था, और इसके अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था जमशेदजी टाटा का, ठीक है। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डन। नेक्स्ट आगे बात करें, व्हाट इज डेथ रेट? तो भाई डेथ रेट क्या है? बहुत इजी है। इन अ गिवन ईयर द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड फॉर 1000 पॉपुलेशन इज नोन एज डेथ रेट, मतलब 1000 लोगों में से कितने लोग देश के अंदर मर जाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि 50 लोग मर गए, ठीक है, 500 तो नहीं होंगे, 50 लोग मर गए, 100 लोग मर गए, तो वो किस में कंसीडर किया जाता है? डेथ रेट में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करें, सेम चीज है बर्थ रेट। देखो दोनों का जो मीनिंग है ना वो सेम है, खाली फर्क क्या है पता है? यहाँ डाई आएगा और यहाँ बॉर्न आएगा। बहुत अच्छी टेक्निक बता दी आपको याद करने की, दोनों का एक ही याद करो, यहाँ डाई और यहाँ बॉर्न लिख लो। इसका मतलब क्या होता है बर्थ रेट का? कि कितने बच्चे नए पैदा होते हैं 1000 पॉपुलेशन में से, मतलब 1000 लोग हैं, कितने और नए जुड़े, कितने नई और पॉपुलेशन ऐड हुई, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसको बर्थ रेट कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? डन। चलो नेक्स्ट 193 पे, डिफाइन पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या है? इन इंडिया एज अ डेथ रेट फॉल्स डीपली। अब इंडिया में क्या हो रहा है पता है? कि जो डेथ रेट है ना वो कांस्टेंट गिरती चली जा रही है, क्योंकि भाई अच्छी खासी हेल्थ फैसिलिटीज आ गई, मॉडर्न एम्यूनिटीज आ गई, जिसकी वजह से लोग अच्छा खासा जी रहे हैं, और डेथ जो है, डेथ रेट, लोग अब कम मर रहे हैं।
ठीक है, डेथ रेट फॉल हो गया। बट जो बर्थ रेट है ना वो स्लो नहीं हुआ, बर्थ रेट कांस्टेंट बढ़ता ही जा रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, लोग पैदा ज्यादा हो रहे और मर कम रहे हैं, और इसी वजह से हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, ब्लास्ट होना। ऐसा ही समझ लो कि भाई पॉपुलेशन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है, क्योंकि डेथ रेट, लोग कम मर रहे और पैदा होने के रेट बढ़ चुका है। डन। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज मीन बाय वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। तो भाई याद रखना, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन इज कॉल्ड वर्किंग पॉपुलेशन। यानी कि कोई भी ऐसी पॉपुलेशन जो प्रोडक्शन में हेल्पफुल हो उसको वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाएगा। जबकि कोई भी ऐसी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कोई भी तरह का कंट्रीब्यूशन ना देती हो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन में, ना ही वो कुछ काम करती है, ना ही, जैसे एग्जांपल दे दे तो नॉन वर्किंग के अंदर बुजुर्ग लोग हो गए या तो फिर छोटे बच्चे हो गए, उनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होता, तो उनको क्या कहा जाता है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट 195, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन 2011। तो भाई 2000 ये वापस रिपीट हुआ, 1.64% हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट था। ठीक है, सेम रिपीट हुआ है, बट डेटा आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट भी कर दिया। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, एट प्रेजेंट व्हाट फिगर हैज बीन क्रॉस्ड बाय वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो भाई एट प्रेजेंट वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्रॉस कर चुकी है 700 करोड़। कितना? 700 करोड़। ठीक है, आपको बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिसने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत की है, एंड टाइम पे वन शॉट रिवीजन लेना चाहते हैं, हर एक चीज को वापस रिवाइज करना चाहते हैं, रिमाइंड करवाना चाहते हैं। और अगर पूरे साल किसी ने कुछ पढ़ा भी नहीं है और सेक्शन बी देख करके जाएगा तो इसमें से भी काफी सारी हेल्प मिल जाएगी एमसीक्यूज के अंदर और सेक्शन बी के अंदर भी। डन। चलो नेक्स्ट 197, In 2011, what was the number of female per thousand male in India? पहले अपने ने गुजरात का देखा था जो 918 था, अब अपने देख रहे हैं इंडिया का कि भाई इंडिया के अंदर कितनी फीमेल्स है 1000 मेल में से। तो भाई 1000 मेल के सामने सिर्फ और सिर्फ 940 फीमेल्स है। ठीक है, आपको पता है जो जेंडर रेशियो होता है ना वो सबसे कम कौन से स्टेट में है? केरला के अंदर। केरला के अंदर फीमेल्स ज्यादा है और मेल्स कम है। बट इंडिया की बात करें तो 1000 में से कितना आता है? 940 आता है। डन। नेक्स्ट, विच कॉर्पोरेशन वॉज मेड टू स्टोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब यहां से आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर वाला चैप्टर है वो शुरू हो जाता है। तो यहां पे क्या पूछा है कि कौन सा कॉर्पोरेशन स्टोर करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। तो भाई हमारी कंट्री में दो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बनाए गए, एक बनाया गया नेशनल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और दूसरा बनाया गया स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। और इसको क्यों एस्टेब्लिश किया? जिससे हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को स्टोर कर पाए। अब देखो कोई छोटा फार्मर होता है, ठीक है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि बड़े वेयर हाउस को वो खोल पाए, तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए इस वेयर हाउस में वो अपने सामान को रख सकता है, जो भी रेंट है नॉमिनल रेंट वो दे और इस वेयर हाउस में अपने सामान को रखे। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो भाई गिव एग्जांपल ऑफ कैश क्रॉप्स। तो भाई कैश क्रॉप्स के कौन से एग्जांपल है? ऑयल सीड हो गया, ऑयल सीड में आ जाता है ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, सोयाबीन, लिन सीड, सनफ्लावर, ये सारे किस में आ जाते हैं? ऑयल सीड में। शुगर केन आ गया, रबड़, कॉटन, जूट, ये सारे एग्जांपल है कैश क्रॉप के। डन। चलो नेक्स्ट 200 नंबर, गिव नेम्स ऑफ मेथड टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू अंडर ब्रिटिश रूल। तो भाई कौन सी मेथड थी ब्रिटिश? ये आपके एग्जाम में ना 3 मार्क के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो कितनी मेथड थी, कौन सी मेथड से लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था? तो टोटल 3 मेथड से किया जाता था। नंबर 1 जमींदारी सिस्टम, नंबर 2 महलवारी सिस्टम और नंबर 3 रोयतवारी सिस्टम। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखना आप लोग। नेक्स्ट नंबर 21, हाउ मच इज द एक्सपोर्ट इनकम ऑफ एग्रीकल्चर। तो भाई 2013-14 के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो था टोटल 14.2%। डेटा याद रखना, ठीक है, बहुत कम है। पता है आपको जब देश आजाद हुआ था ना तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था, बट अभी 2013-14 का डेटा देखे तो सिर्फ 14.2% रह गया है। हमारी कंट्री में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है और साथ साथ में सर्विस सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ा है, बट एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है एक्सपोर्ट इनकम के अंदर। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, When was the second 5-year plan started? तो भाई सेकेंड 5-year प्लान कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखना इन द ईयर 1956। अब बात करें फर्स्ट 5-year प्लान की, तो जो पहली 5 वर्षीय योजना थी, ठीक है, फर्स्ट 5-year प्लान, वो शुरू किया गया था 1951 में।
ये डेटा आपको याद रखना है। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये तो ना सबसे फेमस है, पता है क्यों सबसे फेमस है? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा इंपॉर्टेंस किया था 1956 में और एग्रीकल्चर को भूल गए थे। कांग्रेस वालों ने भूला दिया था कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इस साल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी गलती हुई थी इस साल के अंदर, इसलिए राइट द फुल फॉर्म ऑफ एगमार्क। तो एगमार्क का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नाबार्ड का फुल फॉर्म पढ़ लेना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड कब सेटअप हुआ था? तो नाबार्ड सेटअप हुआ था 1982 में, ईयर भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलो नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज मीन्ड बाय कैश क्रॉप। क्या होता है कैश क्रॉप? तो जनरली कोई भी ऐसे क्रॉप्स जो रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हो, कहां पे? इंडस्ट्रीज के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैश क्रॉप कहते हैं। और इनका एक और नाम है, इनको कहा जाता है नॉन फूड ग्रेन्स क्रॉप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज मल्टी क्रॉपिंग। भाई मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? तो मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब होता है जो लैंड है उसमें एक ही साल के अंदर एक ही जमीन पे अलग अलग क्रॉप्स को उगाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं व्हीट को उगा रहा हूं, उसके बाद मैं कॉटन को उगा रहा हूं उसी जमीन पे, ठीक है। तो एक साल में मल्टीपल क्रॉप्स को उगाना एक ही जमीन पे, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग। क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी फार्मर्स एक ही जमीन पे बार बार एक ही क्रॉप को उगाता है ना, तो उसका जो आउटपुट होता है वो कम हो जाता है। दैट्स वाई हर फार्मर को मल्टी क्रॉपिंग करना चाहिए, अलग अलग क्रॉप्स को सिलेक्ट करना चाहिए हर 6 महीने या तो जो भी 4 महीने का टाइम होता है उसके अंदर। नेक्स्ट बात करें 208, विच सेक्टर प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये तो एकदम इजी है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडिया में। और कौन सा सेक्टर लाइफलाइन माना जाता है इंडिया में? तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लाइफलाइन माना जाता है इंडिया के अंदर। डन। चलो नेक्स्ट, हाउ इज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मेजर्ड। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ पर हेक्टर। किसमें? इन टर्म्स ऑफ पर हेक्टर या तो इनकम पर हेक्टर के बेसिस पे, कि एक फार्मर की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो वो कितने पर हेक्टर में काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। देन फुल नेम बताओ आरआरबी का। तो रीजनल रूरल बैंक फुल नेम है इसका। एलडीबी तो लैंड डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। डन। चलो नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक को कब स्टार्ट किया गया था एग्रीकल्चर में क्रेडिट के लिए? क्रेडिट मतलब होता है जो फार्मर्स को कम रेट पे लोन देना। ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था आरआरबी को, रीजनल रूरल बैंक को। कब स्टार्ट किया था? इन द ईयर 1975। ईयर याद रखना, ठीक है, याद करके जाना। एक नोटबुक में ऐसा हो तो बैठ के हर एक ईयर को लिखते जाना। मैं जब पढ़ा रहा हूं तब तक आप लिखते जाना तो आपको हेल्पफुल रहेगा। 1975 के अंदर इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आगे बात करें, व्हाट इज सीड रिवॉल्यूशन। अच्छा सीड रिवॉल्यूशन क्या है? तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज देखने को मिला, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिला फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में ड्यू टू इंप्रूव्ड सीड्स। किसकी वजह से? इंप्रूव्ड सीड्स की वजह से। और उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? सीड रिवॉल्यूशन कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर 215, स्टेट द नेम्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हाँ ये चांसेस है एग्जाम में पूछने के कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स के नाम बताओ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेश, ये सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट फुल फॉर्म बताओ आईएडीपी का। ये योजना ही है, एक तरह से प्रोग्राम ही है, इंटेंस एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। डन। नेक्स्ट HYVP का आप लोग फुल फॉर्म बताओ। तो HYVP का क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। क्लियर। और HYVP एक तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन ही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन को पहले HYVP नाम दिया गया था और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। डन। नेक्स्ट आगे बात करें तो बाय विच अदर नेम इज ग्रीन रिवॉल्यूशन नोन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या अलग अलग नाम है? तो भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक नाम है मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और दूसरा नाम है प्रोग्राम ऑफ सीड फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट 219, अच्छा ग्रीन रिवॉल्यूशन याद रखना कब स्टार्ट हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1966 में। डन। गिव द नेम ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड टू इन्फॉर्म इंडियन फार्मर्स अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इट्स लेवल ऑफ पॉइजन। ऐसी कौन सी कमिटी को सेटअप किया गया जिसके थ्रू जो अलग अलग पेस्टिसाइड्स का यूज है या अलग अलग पॉइजन का यूज किया जाता है वो बताए, ठीक है, फार्मर्स तक हर तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो इसका शुरुआत किया था CIBRC यानी कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी ने। चलो नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, तो आज सुन लो और समझ लो। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? अ जंप इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एक अच्छा खासा प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने को मिला
जंप देखने को मिला 1966 से। और वो क्यों देखने को मिला? क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कैसे? जब हमने मॉडर्न एग्रीकल्चर को एक्सेप्ट किया, मतलब अलग अलग तरह के टूल्स, टेक्निक्स या मेथड्स को यूज किया, जिसके थ्रू जो मॉडर्न एग्रीकल्चर का पार्ट था, टेक्नोलॉजी का यूज किया, तो उसके थ्रू हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया और ये एक रिवॉल्यूशन हुआ। दैट्स व्हाई तो हमारी कंट्री में इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम दे दिया, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है। दैट्स व्हाई इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया ना? सिंपल है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अचानक बढ़ गई मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, और उसी को ही हमने नाम दे दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन। देन बात करें नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सचेंज रेट। भाई एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो मैं 86 रुपीस के सामने $1 एक्सचेंज करता हूं, ठीक है, 86 रुपीस दिया और $1 लिया, तो इसको क्या कहा जाएगा? एक्सचेंज रेट कहा जाएगा, क्योंकि एक करेंसी को दे करके दूसरी करेंसी को ले लिया। तो यहां पे जो रेट लगा ना, $1 के लिए मेरे को कितना देना पड़ा? 86 रुपीस। इसी को ही हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करें, डिफाइन फॉरेन ट्रेड। क्या होता है फॉरेन ट्रेड? तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पे गुड्स, सर्विस या टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज किया जाए कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर, ठीक है, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड कहते हैं। फॉरेन ट्रेड के और भी नाम है, इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है और साथ साथ में इसको ग्लोबल ट्रेड भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करें 223, व्हाट इज मीन्ड बाय डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है? ये आप लोग का फॉरेन ट्रेड वाले चैप्टर से क्वेश्चंस है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि आपके ट्रेड रिलेशंस कैसे है, आपकी कंट्री के ट्रेड रिलेशंस कैसे है वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के साथ, वर्ल्ड की अलग अलग रीजन्स के साथ, उसी को ही हम लोग डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? बहुत इजी है। द ट्रेड रिलेशन ऑफ अ country with various countries in different regions of the world is called direction of foreign trade. Done. चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो व्हाट इज मीन्ड बाय साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मतलब होता है कि जो भी टोटल वैल्यू और वॉल्यूम, जो भी मर्चेंडाइज मतलब क्या होता है? फिजिकल, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गुड्स की बात की गई है। जो भी मर्चेंडाइज इंपोर्ट है और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है कोई भी कंट्री के एक साल के दौरान या पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, तो उसी को ही हम लोग साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड कहते हैं। यहां पे सर्विसेज नहीं आता। साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड में सिर्फ फिजिकल गुड्स, यानी कि जो भी गुड्स होते हैं उसको ही कंसीडर किया जाता है, उसके वैल्यू और उसके वॉल्यूम को। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर देयर? नेम देम। भाई कितने टाइप्स के बैलेंस ऑफ पेमेंट है? तो भाई दो ही तरह के बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा है अनबैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट समझा देता हूं, जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा है उसको समझा दे, उसके टाइप समझा देता हूं। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो दो टाइप्स के होते हैं, जैसा कि हमने देखा, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा होता है अनबैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब ये जो अनबैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सरप्लस और एक होता है डेफिशिएट। ठीक है, तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा होता है डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, इसका मतलब है कि कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा है मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है, कमा रहे हैं अच्छा खासा, और इंपोर्ट कम है, जो अमेरिका जैसी कंट्रीज का देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो कम है और इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है। मतलब हमारी कंट्री के पास हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब इतना पैसा नहीं है कि हम लोग दे सके, तो एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो ये हमारी कंट्री का डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट है। क्लियर हो गया? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरह के, बैलेंस अनबैलेंस में दो है, सरप्लस और डेफिशिएट। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो जहां पे कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेम हो। पता है आपको प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, कोई भी कंट्री का कैसे सेम हो सकता है, ₹1 भी आगे पीछे तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये खाली कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। रियलिटी के अंदर या तो कोई कंट्री का सरप्लस होगा या तो डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने को मिलता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, What was the rank of India in the share of world export in 2014? तो इंडिया का शेयर कितना था 2014 में वर्ल्ड एक्सपोर्ट में? याद रखना एक्सपोर्ट बोला है, तो भाई ये 19th रैंक था इंडिया का वर्ल्ड एक्सपोर्ट के अंदर। डन।
अच्छा, आपको पता है ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, ये क्वेश्चंस मैंने खुद से तो लिए ही है, गाला, मार्वेल, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से। साथ साथ में इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो अहमदाबाद डीईओ ऑफिस से जो भी पेपर्स आए थे, क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस के लिए, उसमें से मैंने इश्यू किए। दैट्स व्हाई क्या एग्जाम में इसमें आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई ये वाला पूरा वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 227, डिफाइन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? तो जो भी सम टोटल है विजिबल इंपोर्ट्स एंड विजिबल एक्सपोर्ट का। अच्छा, यहाँ पे विजिबल वर्ड्स क्यों यूज किया है? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की गई है? गुड्स की बात की है, क्योंकि गुड्स ही विजिबल होता है, सर्विस तो दिखती नहीं है। तो जो भी सम टोटल होता है गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, और जो भी उसका स्टेटमेंट बनाया जाता है पूरे कंट्री में कि भाई कितने गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट किया है या कितने गुड्स को खरीदा है, इंपोर्ट किया है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक माइनर सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों देखा जाता है, गुड्स और सर्विस, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात की जाती है, मर्चेंडाइज की बात की जाती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? तो ये भी एक तरह से अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। ऐसा समझ लो कि अगर मेरे को कोई बिजनेस के बारे में पता लगाना है कि वो प्रॉफिट में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है, तो मैं उसकी बैलेंस शीट चेक करूंगा। बट अगर मेरे को कोई देश के बारे में पता लगाना है कि वो देश प्रॉफिट में है, नुकसान में है, तो मैं चेक करूंगा उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो हमको बताता है उस कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, और कौन से दोनों गुड्स और सर्विसेज, यानी विजिबल और इनविजिबल गुड्स और सर्विस पूरे साल के दौरान जो भी बेच रहे कर रहे, वो दोनों का सबका अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट, व्हाट आर मेंटेनेंस इंपोर्ट्स। तो भाई मेंटेनेंस इंपोर्ट्स मतलब क्या होता है कि बहुत सी बार आप लोग, बहुत सी कंट्री नहीं इंपोर्ट करते, इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है, इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट किया जाता है। फिर फैसिलिटीज, स्किल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को ये लोग इंपोर्ट करवाते हैं। कोई मशीन्स नहीं है, मशीन्स को मंगवाते हैं। ठीक है, तो बार बार करते हैं, तो वो सारी चीज को मेंटेनेंस इंपोर्ट में नाम दिया गया है। फिर एक और है डेवलपमेंटल इंपोर्ट। भाई डेवलपमेंटल इंपोर्ट क्या है? तो एक ऐसा इंपोर्ट है जहां पे रॉ मटेरियल्स को आप मंगा रहे हो, टेक्निकल नो हाउ को, मशीन्स को, ये सारी चीजें डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स है, जिससे आपकी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। जो सारी चीजें यूज करके आपकी कंट्री आगे बढ़ेगी, उसको डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स कहते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करें, डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस क्या क्या है। तो भाई डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस है कि कोई भी कंट्री के बीच में ट्रेड रिलेशन एनहांस करना, ट्रेड रिलेशन बढ़ाना, उसको ही डब्ल्यूटीओ का काम है। अच्छा, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब शुरू हुआ था ये? तो ये शुरू हुआ था 1995 में, और इंडिया पहली बार से ही उसका मेंबर है। और वर्ल्ड ट्रेड करता क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? कि अलग अलग कंट्रीज के रिलेशन अच्छे करना और उनके बीच में ट्रेड बढ़ाना। जैसे इंडिया का ट्रेड पूरे वर्ल्ड के साथ हो, वैसा चाहता है डब्ल्यूटीओ, और वर्ल्ड का ट्रेड इंडिया के साथ हो, वैसे हर कंट्री के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, विच आर द चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। भाई इंटरनेशनल ट्रेड में कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? तो आपको एक अलग एनवायरनमेंट दिखता है, वहां पे आपको अलग लैंग्वेज देखने को मिलती है, कल्चर, कस्टम, प्रेफरेंसेस, हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हर एक चीज अलग देखने को मिलती है इंटरनेशनल ट्रेड में। नेक्स्ट बात करें, ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज विच टाइप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दो ऐसी कंट्री है जो डेवलप्ड है, डेवलप्ड, अपनी कंट्री डेवलपिंग है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड डेवलपिंग है। बट ये दोनों कंट्री आज की डेट में भी कौन सी कंट्री है? एग्रीकल्चर नेशन कहा जाता है, मतलब कि ये एग्रीगेंट कंट्री मानी जाती है। ठीक है, जैसे इंडिया है ना एग्रीकल्चर कंट्री, वैसे ऑस्ट्रेलिया भी एक एग्रीकल्चर नेशन है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बात करें, 234, राइट फुल नेम ऑफ WTR एंड WTR इज द वर्क ऑफ विच हिस्टोरियन। एक्चुअली मैं एक गाला के अंदर आया था, और मैंने जब गाला पेपर सॉल्व करवाए थे ना आप लोगों के, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, बट एक्चुअली में इन द सिलेबस है, और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। और वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जो है वो वर्क है हिस्टोरियन एग्नेस मैडिसन का। ठीक है, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट 235, इन 2014-15 व्हाट वाज द शेयर ऑफ इंडियन ट्रेड इन द वर्ल्ड ट्रेड। इंडिया का ट्रेड का कितना शेयर था वर्ल्ड ट्रेड के अंदर 2014-15 में? तो इंडियन ट्रेड का वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूशन था 2.07%। इससे पहले अपने ने जो पढ़ा था ना वो एक्सपोर्ट का पढ़ा था, बट अगर बात करें वर्ल्ड ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की बात करें तो 2.07% था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इन 2005। तो 2005 में इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट कितना था? तो 29th रैंक था। ठीक है, 2005 में कौन सा रैंक था? 29th।
नेक्स्ट, इन व्हाट करेंसी इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेजर? कौन सी करेंसी में हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते भी है और करेंसी की वैल्यू को भी मेजर करते हैं? भाई यूएस डॉलर वर्ल्ड एक्सेप्टेड करेंसी है, हर कंट्री इसको लेने को तैयार है, ठीक है। दैट्स व्हाई कोई भी ट्रेड यूएस डॉलर्स में होता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी मेजर किस में किया जाता है? यूएस डॉलर्स में। देन बात करें इन 1951 हाउ वाज इंडिया नोन? तो भाई इंडिया 1951 में, ये बहुत अफसोस की बात है कि 1951 में इंडिया एक लेस डेवलप्ड कंट्री था, ठीक है। जो लास्ट कैटेगरी होती है ना लेस डेवलप्ड कंट्री की, उसमें था। बट अब धीमे धीमे आगे बढ़ा है और अब हमारी कंट्री डेवलपिंग हो गई है। और नरेंद्र मोदी और हमारे पीएम ने ये भी कहा है इन द ईयर 2047 यानी देश के 100 साल आजादी के वक्त होगा तो उस टाइम पे इंडिया एक डेवलप कंट्री बन चुका होगा, ठीक है। अभी डेवलपिंग है बट थोड़े टाइम में डेवलप भी हो जाएगा। हाउ मेनी आर द अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अपने ने क्या पढ़े थे? टाइप्स पढ़े थे। अब यहां पे पूछे जा रहा है अकाउंट्स कितने होते हैं, तो 2 अकाउंट होता है, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। और इसके अंदर अलग अलग 2 साइड होती है, क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड, दोनों के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज? तो यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका इन्वेस्टमेंट लिमिट मोर देन 5 करोड़ हो और लेस देन 10 करोड़ हो, वैसी इंडस्ट्रीज को मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। याद रखना 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में जिसका इन्वेस्टमेंट साइज हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। बोलो क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें, विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री? याद रखना जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है ना वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज करती है। और जो छोटी इंडस्ट्री है जहां कैपिटल इंटेंसिव मतलब यहां पे ये लोग यूज करते हैं मशीन्स को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन के लिए मशीन्स को यूज करती है, जबकि जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है? लेबर का यूज किया जा रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर इन इंडिया? तो इंडिया के अंदर करंटली 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। बोल्ड कर रहा हूं इसको मैं, 8 है, याद रखना, दिमाग में डाल देना। और नए 18 और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसको प्रपोज में रख दिया है जो नए डेवलप होने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज एसईजेड? स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? तो भाई एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इंडिया में वो कब इंप्लीमेंट हुआ? तो इन द 1 अप्रैल 2000 के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया। पता है आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? ऐसा जोन जहां पे कोई भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कोई भी अपना बिजनेस डालता है तो वहां पे उसको कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना है, इसलिए इसको टैक्स फ्री जोन भी कहा जाता है। इसमें हर एक तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट बहुत ही सब्सिडी रेट में देती है, पानी की, वाटर की, हर एक वाटर, पानी एक ही हुआ, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, ड्रेनेज की, हर एक फैसिलिटी यहाँ पे गवर्नमेंट देती है और प्लस टैक्स भी नहीं लेती, इसलिए ऐसे जोन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। एक्चुअली में ये जोन बनाया इसलिए गया है क्योंकि देश का जो व्यापार है ना वो बढ़े, स्पेशली एक्सपोर्ट करने के लिए इस जोन को बनाया गया है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज जॉइंट सेक्टर? अच्छा एग्जाम में ना क्वेश्चन आ सकता है जॉइंट सेक्टर, जॉइंट स्टॉक कंपनी। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है इन दोनों कंसेप्ट में, आज मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर देता हूं। कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल यूनिट जिसमें 51% और उससे ज्यादा राइट जो है ओनरशिप की वो लोगों के पास है, मतलब 51% से ज्यादा लोगों के पास ओनरशिप है, बट फिर भी उसको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, उसको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहता है। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? तो कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल यूनिट, कोई भी ऐसा यूनिट गवर्नमेंट का जो इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है प्राइवेट की तरह, मतलब चलता प्राइवेट की तरह है, बट विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंट कंपनी लॉ, मतलब जो कंपनीज लॉ है 2013 उस हिसाब से सारे लॉ फॉलो किए जाते हैं और गवर्नमेंट इसके शेयर्स जो है वो बेचती है लोगों को और इंस्टीट्यूट्स को, उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो इसमें ना लोगों के पास कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, मतलब लोगों के पास शेयर्स ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास कम है, फिर भी गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करती है। और इसके अंदर गवर्नमेंट के पास शेयर्स ज्यादा होते हैं, मतलब गवर्नमेंट का ही है, बट इसको वर्क करवाया जाता है एज अ प्राइवेट की तरह, ठीक है। ये गवर्नमेंट होती है और इसको वर्क करवाया जाता है प्राइवेट की तरह, कंपनी के सारे लॉ फॉलो करते हैं, साथ साथ में गवर्नमेंट इसके शेयर्स भी बेचती है लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, इसलिए इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। डन।
नेक्स्ट बात करें कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, तो भाई कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो रन की जाती हो फैमिली मेंबर्स के द्वारा विद द हेल्प ऑफ सिंपल इक्विपमेंट्स, मतलब छोटे मोटे इक्विपमेंट्स का यूज करके, या तो बहुत ही नेग्लिजिबल यूज करना इलेक्ट्रिसिटी का, और इन्वेस्टमेंट तो ना के बराबर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और इन्वेस्टमेंट ना के बराबर हो, उसको ही हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। से फॉर एग्जांपल खादी का हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। जैसे आपको पता होगा आपके आजू बाजू खाखरा बनाने वाले होते हैं, या तो फिर जो अगरबत्ती होती है वो बनाने वाले हो गए, तो वो सारे लोग ना कॉटेज इंडस्ट्री का पार्ट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 247। इन 2013-14 व्हाट शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इनकम वाज अर्न्ड बाय इंडस्ट्रीज, तो भाई कितना शेयर अर्न किया है, तो 2/3 शेयर्स को अर्न किया है एक्सपोर्ट इनकम से, मतलब जो भी एक्सपोर्ट इनकम है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अगर मैं कंट्री से 3 चीज को एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो उसमें से 2 चीजें किसकी होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की होगी। ठीक है, तो यही यहां पे देकर के रखा हुआ है। नेक्स्ट बात करें ऑन व्हाट स्टैंडर्ड्स आर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया क्लासिफाइड, तो भाई इंडिया की इंडस्ट्री को 3 अलग अलग चीजों में क्लासिफाइड किया है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो फिनिश गुड्स है, सेमी फिनिश गुड्स है, उस बेसिस पे। क्लियर? अच्छा देखो, आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने अच्छे से वीडियो बना रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आपको करना ही अभी के अभी, और अपने दोस्तों को भी बताना है इस वीडियो के बारे में, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और एग्जाम का एंड टाइम में, एंड मोमेंट पे अगर ये वीडियो देख करके जाते हो ना तो बेस्ट तरीके से आप लोग ये परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग जरूर मेरे को कमेंट में आकर के बोलना कि सर यही क्वेश्चंस हमको देखने को मिले, और थैंक यू भी बोलना अगर चाहो तो, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरा काम कर रहा हूं, आप लोग अपना काम करिए पढ़ने का, और बट बेस्ट तरीके से पढ़िए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिए। चलो नेक्स्ट है इफ्को। इफ्को का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। फिर जीएसएफसी, तो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। यहां पे अपने ने 250 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं अगर आपने पूरा पार्ट 1 देखा है तो। अब बात देखो 280 है, 30 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो पूरा एंड तक जरूर देखना, फिर ऐसा पछतावा ना हो कि वीडियो पूरा देख के जाना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ जीएनएफसी, तो जीएनएफसी का फुल फॉर्म क्या है, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। देन बात करें डिफाइन पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, तो याद रखना कोई भी ऐसी यूनिट जिसको ओन किया जाता हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बट एडमिनिस्ट्रेशन इसका इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि अपने हिसाब से ये लोग काम करते हो। ओनरशिप किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, बट काम खुद के हिसाब से करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ONGC, ये सारे एग्जाम्पल हुए। ठीक है, किसके, पब्लिक कॉर्पोरेशन के। ये लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, बट अल्टीमेटली ओनरशिप किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की। क्लियर? चलो नेक्स्ट 253 व्हाट आर टाइनी इंडस्ट्रीज, तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो रन की जाती हो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज करके, और जहां पे इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 25 लाख हो, मतलब जहां इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक का ही किया हो, उसको हम लोग टाइनी इंडस्ट्री कहते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 254 व्हाट इज मीन्ड बाय अर्बनाइजेशन। अब देखो आपका आखिरी चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 11। तो अर्बनाइजेशन क्या है, तो अर्बनाइजेशन मतलब कि जब लोग माइग्रेट करते हैं, गांव से शहर में आते हैं, मतलब कि रूरल एरियाज से, गांव से शहर में, अर्बन एरियाज में आते हैं, तो उसी को हम लोग अर्बनाइजेशन कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करें व्हाट इज मीन्ड बाय डेवलपमेंट बेस्ड माइग्रेशन। तो डेवलपमेंट बेस्ड माइग्रेशन क्या होता है, तो कोई भी ऐसा माइग्रेशन जो किया जा रहा है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी तरह का माइग्रेशन किया जाता है, तो उसको डेवलपमेंट बेस्ड माइग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें 256 व्हाट आर द वेज थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी 4 तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है। सबसे पहला थर्मल पावर के थ्रू, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू, तीसरा न्यूक्लियर पावर के थ्रू, और चौथा जो भी अदर्स है, विंड मिल हो गया, बायोगैस हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। देन बात करें 257 विच प्लेस द इंडियन रेलवे स्टार्टेड फर्स्ट। कौन सी जगह पे इंडियन रेलवे स्टार्ट हुई थी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। इंडियन रेलवे स्टार्ट हुई थी बॉम्बे और ठाणे के बीच में, पहली रेलगाड़ी को दौड़ाया गया था।
कौन सी जगह? बॉम्बे और थाने। डन। मेंशन द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के टाइप्स बताओ, ये तो आपको याद होने ही चाहिए, तो भी मैं एक बार आपको याद करवा देता हूं। मेनली दो होते हैं, एक प्लेस बेस्ड माइग्रेशन और एक होता है रीजन बेस्ड माइग्रेशन। प्लेस बेस्ड में दो आते हैं, एक होता है आपका इंटरनल, अगर कंट्री के अंदर अंदर ही आप माइग्रेट हो रहे हो, कोई बंदा राजस्थान से गुजरात में आ रहा है, गुजरात से वो यूपी जा रहा है, या तो गुजरात से वो महाराष्ट्र जा रहा है, ठीक है, तो इंटरनल हो गया। दूसरा होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब कि गुजरात से कोई इंटरनेशनल, गुजरात से अगर कोई जाता है वर्ल्ड में, ठीक है, जैसे कि यूएसए चले गए, कनाडा चले गए, ठीक है, तो वो किस में होता है? इंटरनेशनल माइग्रेशन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर दूसरा बात करें रीजन बेस्ड माइग्रेशन, तो रीजन बेस्ड माइग्रेशन भी दो होते हैं, एक होता है पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। पुश और पुल क्या होता है? तो अगर किसी को जबरदस्ती जाना पड़े, माइग्रेट होना पड़े, ठीक है, उसके गांव के अंदर एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, तो उसको पुश फैक्टर कहा जाता है। बट अगर कोई अट्रैक्ट होके आए कि शहर के अंदर ज्यादा फैसिलिटीज को देख करके आए, पुल फैक्टर मतलब अपने आप खींचे चला आना, ठीक है, तो उसको हम लोग अट्रैक्शन बेस्ड माइग्रेशन भी कहते हैं और पुल फैक्टर माइग्रेशन भी कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? देन बात करें 259, What is included in human capital investment? तो भाई ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एजुकेशन आ जाता है, ट्रेनिंग है, रिसर्च है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, आप अपने पढ़ाई के पीछे पैसा लगा रहे हो, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप स्कूल में, ट्यूशन में या कहीं पे भी आप कोई चीज स्किल्स ले रहे हो, आप सीख रहे हो पैसा दे करके, तो ये इन्वेस्टमेंट ही हुआ, फ्यूचर में जाके आपको रिटर्न देगा, और उसी को ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देन बात करें Who gave the concept of human capital investment? याद रखना प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर मार्शल ने दिया था कंसेप्ट ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? तो कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट जो किया जाता हो एजुकेशन के पीछे, ट्रेनिंग के पीछे, ग्रूमिंग के पीछे, रिसर्च के पीछे, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर? What is the rank of India in the process of urbanization? इंडिया का कौन सा रैंक आता है अर्बनाइजेशन में, मतलब कि जो लोग गांव छोड़ के शहर में जाते हैं तो उसमें कितनी तेजी से लोग जा रहे हैं, कौन सा रैंक आ रहा है? तो सबसे पहला रैंक आता है चाइना का और इंडिया का आता है सेकंड रैंक, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन के अंदर भी सेकंड रैंक है और पॉपुलेशन के अंदर भी सेकंड रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ माइग्रेशन इज वॉलेंट्री? वॉलेंट्री का मतलब होता है लोग अपने आप से जाना चाहते हैं। तो किस माइग्रेशन में लोग अपने आप से जाना चाहते हैं, किस माइग्रेशन में वो खींचे चले आते हैं? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, वो आंसर क्या होगा? पुल फैक्टर। और अगर जबरदस्ती जाना हुआ तो उसको क्या कहेंगे? पुश फैक्टर। क्लियर? चलो नेक्स्ट, तो यहां पे आंसर वही है, पुल फैक्टर बेस्ड माइग्रेशन वॉलेंट्री माइग्रेशन होता है। देन विच टाइप ऑफ माइग्रेशन इज फोर्सेबल और कंपल्सरी? अभी बताया पुश फैक्टर जो होता है वो फोर्सिबल होता है और कंपलसरी होता है। किसी का मान लो ट्रांसफर हो गया जॉब का, ठीक है, तो उसको जाना ही पड़ेगा, पुश फैक्टर है, उसको नहीं जाने की इच्छा फिर भी जाना पड़ेगा, जबरदस्ती जाना पड़ेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बात करें, व्हेन वाज ओएनजीसी सेटअप? ओएनजीसी सेटअप कब हुआ था? इन द ईयर 1959 के अंदर। डन। नेक्स्ट 266, जनरली ड्यू टू विच रीजन डस अर्बनाइजेशन टेक प्लेस? अर्बनाइजेशन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? तो याद रखना इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। जहां पे इंडस्ट्री बढ़ती है ना, वहां लोग माइग्रेट होके जाते हैं काम के खोज में, धंधे के खोज में, ठीक है, दैट्स व्हाई अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है जहां इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है। तो कॉज क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन इन हाउ मेनी वेज डस अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस? भाई अर्बनाइजेशन कितने तरीके से देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन 2 मार्क में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि अर्बनाइजेशन टोटल 3 तरीके से होता है, ठीक है। कैसे? एक, सबसे पहला कि कंट्री नहीं, सिटी के अंदर या टाउन के अंदर या जो भी अर्बन एरिया है, ठीक है, उसके अंदर अगर नेचुरली पॉपुलेशन बढ़ जाए, ठीक है, बर्थ रेट बढ़ जाए, तो उस टाइम पे हम लोग को देखने को मिलता है अर्बनाइजेशन। दूसरा कि लोग माइग्रेट करके गांव छोड़ के आते हैं, ठीक है, मतलब रूरल एरिया टू अर्बन एरिया में आते हैं, तो वो भी एक तरह से माइग्रेशन हुआ। और तीसरा, जो अलग अलग छोटे छोटे एरिया होते हैं ना, वो भी इसके अंदर, मतलब जो पहले छोटे गांव हुआ करते थे, जैसे एग्जांपल दूं तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो चांदखेड़ा के अंदर है। तो चांदखेड़ा पहले एक गांव था, ठीक है, छोटा गांव था जो अहमदाबाद के बाहर था। पता है आपको, अहमदाबाद जो है ना, वो टोटल अहमदाबाद के कुछ 12 दरवाजे, लाल दरवाजा, 3 दरवाजा, इस तरह से अलग अलग दरवाजे हैं, उसके अंदर ही अहमदाबाद
अहमदाबाद पहले हुआ करता था, बट अब अहमदाबाद की बाउंड्रीज बढ़ चुकी है। जैसे जो गांव है, जुंडाल गांव है, चांदखेड़ा गांव है, काली गांव है, वैसे अलग अलग जो गांव थे, गोता है, अलग अलग जो गांव थे ना, वो सारे अब अहमदाबाद में आ गए। ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो एरिया है, एरिया बढ़ा दिया अहमदाबाद का। दैट्स वाई हम कहेंगे कि अर्बनाइजेशन 3 तरह से होता है, एक नेचुरल पॉपुलेशन, रूरल टू अर्बन एरिया, और अगर गवर्नमेंट ही उसके एरिया को बढ़ा दे, ठीक है, तो वो अर्बनाइजेशन का ही पार्ट माना जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इन 2013-14 व्हाट वाज द स्टूडेंट टीचर रेशियो इन प्राइमरी एजुकेशन? तो 13-14 के अंदर क्या रेशियो था? तो 46:1 का रेशियो था प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, कि भाई 46 बच्चों के सामने एक टीचर ही अवेलेबल थे। चलो नेक्स्ट, व्हाट वाज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन 2012? तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना था 2012 में? तो 44 था, मतलब 1000 बच्चों में से 44 बच्चे मर जाते हैं पूरे साल के दौरान, वो होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। देन बात करें स्टेट ऑफ फर्टिलिटी एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो फीमेल्स है उनका फर्टिलिटी एज मतलब कि कितने साल के अंदर वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो फर्टिलिटी एज ग्रुप है 15 to 49 ईयर्स। इस उम्र के बीच में जो बच्चे होते हैं वो पैदा हो सकते हैं, फर्टिलिटी एज है ये। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड डज स्पेंड मोर ऑन हेल्थ? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है हेल्थ के पीछे? तो वो कौन सी कंट्री है? अमेरिका है। ठीक है, याद रखना नाम। नेक्स्ट, एट विच पोजीशन इज इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एंड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? तो ये भी डेटा याद रखना कि वर्ल्ड के अंदर कंजप्शन में हमारा 5th नंबर आता है और प्रोडक्शन के अंदर 7th नंबर आता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, जो बिजली है उसका कंजप्शन में 5th और उसके प्रोडक्शन में 7th है। When was रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया? बहुत आसान क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुआ था रेलवे। What is the India's biggest public enterprise? इंडिया की सबसे बिगेस्ट पब्लिक एंटरप्राइज कौन सी है? तो रेलवे है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, What is the share of India in the total gas production of the world? तो पूरे वर्ल्ड में अगर 100% गैस का प्रोडक्शन हो रहा है ना, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 0.5%, बहुत कम है। ठीक है, हमारे पास, हमारी कंट्री में इतने सारे नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई हमारा कंट्रीब्यूशन भी क्या है? कम है। अच्छा, एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला ऑयल रिजर्व कहां पे फाउंड किया गया था? तो याद रखना, आसाम के अंदर जो फर्स्ट ऑयल रिजर्व था ना, वो फाउंड किया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑयल रिजर्व, ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है और मेरे को अचानक याद आया तो मैंने आपको बता दिया। ये शायद नहीं होगा क्वेश्चंस में। पहला ऑयल रिजर्व कहां है? आसाम के अंदर है। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, इन गुजरात वेयर हैव पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैज बीन फाउंड? हमारे गुजरात में पेट्रोलियम रिसोर्सेज कहां कहां देखने को मिलते हैं? तो कड़ी, कलोल, अंकलेश्वर, ये सब जगह पे आपको देखने को मिलेंगे पेट्रोलियम रिसोर्स। ठीक है, जहां ओएनजीसी कंटिन्यूअस काम करता रहता है। देन व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? अगर पूरा वर्ल्ड 100 प्रोडक्शन कर रहा है ना, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.4 है। ये तो गैस से भी कम है प्रोडक्शन इसका। ठीक है, 0.4, क्योंकि बताया हमारी कंट्री में नेचुरल रिसोर्स इतने अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बात करें, स्टेट 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कौन से 3 एस्पेक्ट्स है? पूरा 11 चैप्टर के तीनों टॉपिक्स आ गए। एक हो गया माइग्रेशन, दूसरा हो जाता है आपका अर्बनाइजेशन, और तीसरा हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। तो इस तरह से टोटल 3 है। नेक्स्ट आगे बात करें, इन इंडिया हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी? तो इंडिया में कौन प्रोवाइड करता है? तो इंडिया में ये जिम्मेदारी ली है स्टेट गवर्नमेंट ने। हर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई वो प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी दे। प्राइमरी एजुकेशन यानी कि जो 8 तक की पढ़ाई होती है ना, वो फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। डन। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय माइग्रेशन? आखिरी क्वेश्चन है इस पूरे वन शॉट रिवीजन का, दोनों के दोनों सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। माइग्रेशन मतलब क्या होता है? तो जो भी लॉन्ग टर्म मूवमेंट होता है ना, कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर कहीं पे भी, अगर कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है परमानेंट बेसिस पे, तो उसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 2 दिन में राजस्थान जाके वापिस आ गया तो वो माइग्रेशन नहीं हुआ। माइग्रेशन वही होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। मैं सालों साल वहीं पे शिफ्ट हो जाऊं, परमानेंटली शिफ्ट हो जाओ, तो उसी को ही माइग्रेशन कहते हैं। तो बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने आप लोग को
280 क्वेश्चंस करवाए। लिटरली अगर आपने दोनों के दोनों वीडियो देख लिया ना तो 280 क्वेश्चंस आपने कर लिए। मतलब बहुत कुछ आपको नॉलेज मिल चुका है। बस अब देखना है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आते हैं और आपको उस टाइम पे ये सारे क्वेश्चंस याद आने चाहिए। बोलो क्लियर हो गया? और मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन करूंगा कि आप लोग ये वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाए, बिकॉज आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, एक एक क्वेश्चंस को टाइप किया है और इन सबको आपके सामने प्रेजेंट किया है, तो इस पे बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाना और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आगे भी हम लोग इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, और जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। बोलो क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आप लोग को और अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।